बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। हमने हमारी पिछली कक्षा में संधि की परिभाषा को जाना था और संधि के पहले भेद स्वर संधि को पढ़ा था, जिसके कि हमने 5 भेदों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें था दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयाति संधि और यण संधि। अब ये है हमारी संधि का दूसरा भेद, जिसको कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि नियमों का भंडार कहलाती है, क्योंकि इसमें जो भी परिवर्तन होते हैं उनके नियम होते हैं और वो नियम हमें याद करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन संधि की हम परिभाषा जानते हैं कि जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो या व्यंजन से हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। संधि कहलाती है। इसमें सबसे पहले जो नियम हम पढ़ेंगे वो है पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किस तरीके से होगा? जैसे हमारे जो स्पर्श व्यंजन है उसको पहली पंक्ति होती है का से, च से, टा से, ता से और पा से। ये हमारे होते हैं पंक्ति के पहले वर्ण, और इनका जो मिलान है वो होता है, इनका मिलान होता है तीसरे वर्ण से, यानी का माला, जो का की जो लाइन होती है वर्णमाला की, का तीसरा वर्ण क्या होगा? ड। इस तरह से च का क्या होगा? जो ज। ट का ड, त का क्या होगा? त, थ, द, और प, फ, और तीसरा शब्द क्या होगा? ब। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा पहला वर्ण का है तो वो ग में चेंज होगा, अगर चा है तो वो ज में चेंज हो जाएगा, अगर टा है तो वो डा में चेंज होगा, अगर ता है तो वो दा में चेंज होगा, और अगर पा है तो वो ब में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर क है तो ग बन जाएगा, चा है तो ज बन जाएगा। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दिक, धन, गत। तो जो का है वो किस में चेंज हो जाएगा? ग में। तो अगर जैसे दिग, अंत, दिक, धन, अंत इजिकल टू ये जो का है ये किस में चेंज हो जाएगा? ग में। तो बन जाएगा दिगंत, दिगंत। अब है हमारा दूसरा नियम, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब पहला वर्ण वही है क, च, ट, त और प। इनका अपनी ही लाइन का जो पहला ये है वर्ण, इनका पांचवें वर्ण से मिलान होना। तो पांचवा वर्ण कौन सा है इसमें? अणः, ये वाला अणः और न। क्योंकि ये जो च की लाइन का ये वाला जो अणः आता है ये कहीं काम में नहीं आता, इसलिए इसको हम नहीं लेते। न, अणः और न, क्योंकि त की लाइन का जो है वो लास्ट अक्षर न होता है। तो इस तरीके से हमारे ये हो गए। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जगत, धन, नाथ। अब इसमें देखिए ता जो है वो अपनी जो पंक्ति है उसका पहला वर्ण है। तो पहला वर्ण अगर सामने क्या है? ना है, तो ये क्या होगा? ये वाला ता ये भी अपने उसमें, अगर यहाँ पे अधूरा है
तो जब हम शब्द बनाएंगे तो उसमें भी अधूरा ना में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जगन्नाथ। जगन्नाथ। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। अब है हमारा तीसरा फॉर्मूला, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आपको व्यंजन संधि के ये जो फॉर्मूला है ये याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बस आपको ये याद रखना है, पहला, पांचवा, छ पर। तो हमारा जो तीसरा नियम जो है वो है छ संबंधी। छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम। अब जो छ है उसका किस तरीके से होता है, तो यदि स्वर से पहले च हो तो वह छ में बदल जाता है, या यह कह सकते हैं कि जहाँ छ आएगा च जरूर होगा। यानी जो छ है वो च को साथ लेकर घूमता है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब भी हम छ का कोई प्रयोग करेंगे तो हमेशा जो वो है छ अकेला नहीं आता है, वो च को हमेशा अपने साथ रखता है। जैसे परि धन छेद। तो ये जो आ है, आ यानी स्वर जो है, यदि स्वर से पहले क्या है, च हो, यदि स्वर के बाद छ हो, यानी कोई भी स्वर है, स्वर के बाद यदि स्वर के पहले, यदि स्वर के पहले च हो तो वह छ में बदल जाता है। और अगर स्वर के बाद भी अगर छ हो, इसमें एक लाइन और जोड़ लीजिए, यदि स्वर के बाद भी छ हो तो आगे का स्वर च में बदल जाता है, आगे का स्वर भी च में बदल जाता है। तो परि धन छ, तो ये जो आ है ये भी च में बदल जाएगा। तो इसलिए हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा परिच्छेद, परिधन छेद। तो ये हो गया हमारा छ संबंधी नियम। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की तरफ, जो है त संबंधी नियम। त संबंधी नियम। त संबंधी नियम में क्या होता है, त का हमेशा ध्यान रखेंगे कि त संबंधी नियम में जो त है, तो त के जो है 5 परिवार है। 5 परिवार मतलब 5 मेंबर हैं घर में, जैसे च और छ। दूसरा है हमारा ज और झ। फिर तीसरा है हमारा जो है वो माना जाता है ट और ठ। फिर है ड और ढ, और अगला होता है ल। तो इन दोनों में से अगर हम देखा जाए तो कौन बड़ा है, पहले जो आ रहा है वही बड़ा है। तो इन दोनों में च, इन दोनों में कौन बड़ा है, ज। इन दोनों में जो पहले आ रहा है वही बड़ा माना जाएगा, और इन दोनों में ड और ल की जगह ल ही रहता है। तो इस तरीके से त संबंधी नियमों में हमें याद रखना है कि च, ज, ट, ड और ल, ये वाले जो वर्ण हैं ये आएंगे तो क्या होगा, निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है, हमेशा पहला वर्ण ही आएगा। अब इसके जैसे हम एग्जांपल देखें, जैसे उत धन चारण। तो
उत धन चारण। अब इसमें च आया है और इधर ता है। अगर ये ता जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में शब्द में आएगा तो ये बन जाएगा उच्चारण, उच्चारण। अब इस तरीके से अगर हम ज का एग्जाम्पल देखें तो जैसे सत धन जन। अब अगर इधर ज है तो ये जो ता है ये भी ज में ही परिवर्तित हो जाएगा तो बन जाएगा सज्जन। और ये अधूरा क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे ये जो ता है इस पे अलग लगा है, ये भी अधूरा है। इसी तरीके से जो टा से शुरू होगा तो उसमें भी ट आएगा। अगर ड वाला कोई उदाहरण है तो उसमें भी ड आएगा। तो इस तरीके से ता संबंधी नियम में आपको हमेशा ये याद रखना है कि इसके ये 5 परिवार है, इसमें से आपका जो पहले वर्ण आएगा उसी रूप में जो ता है वो परिवर्तित हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की तरफ। हमारा अगला नियम है, अगला नियम है हमारा जिसको हम पढ़ेंगे वो है त। त का एक नियम और है, वो है श और ह। इसको इस तरीके से समझना है कि अगर आधा त है तो वो च बन जाता है। दूसरा, अगर आधा श हो तो वो छ बन जाएगा। अगर हमारे जो शब्द हैं उसमें अगर हा हो तो वो थ बन जाएगा, ध बन जाएगा, सॉरी थ नहीं ध। अब इनका एक एक एग्जाम्पल देख के हम समझते हैं। जैसे कि उत्श्वास, उत धन श्वास। अब देखिए, अब इसमें जो ये श है ये आया है, ये अधूरा है और ये त भी अधूरा है। तो अधूरा और अधूरा ये ता है, ये इसमें परिवर्तन हो जाएगा, च में परिवर्तित हो जाएगा। जब त के सामने श हो, त के सामने जब श ह हो तब ये हो जाएगा हमारा उच्च श्वास। उच्च जो श है वो छ में बदल जाएगा, उच्च श्वास, उच्च श्वास। ठीक है, ये छ भी अधूरा ही रहेगा क्योंकि इधर ये जो श है वो भी अधूरा है। तो हमने अभी बताया आपको कि अगर अधूरा त है तो वो च में परिवर्तित हो गया और ये श है तो श की जगह छ आ गया, तो ये बन गया हमारा उच्च श्वास। इसी तरीके से हम बना सकते हैं एक तत् धन हित, तत् धन हित। तो यहाँ पर जो हमारा ता है वो किसमें चेंज हो गया? अगर ह सामने आया है तो किसमें चेंज हो जाएगा? ध में। तो तदित, ये आधा द, तदित। फिर एक एग्जाम्पल अगर और देखें तो उत धन हार, इसका हो जाएगा उद्धार, उद्धार। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उद्धार। ये हो गया उत धन हार। नेक्स्ट, व्यंजन संधि इतनी जल्दी समझ में नहीं आ सकती क्योंकि इसके जो नियम है वो नियम हमें अच्छे से याद करने पड़ते हैं। अब है हमारा न संबंधी, न संबंधी नियम। न संबंधी नियम में क्या होता है बच्चों कि रा से ऋषि, र और श, ये जो 3 व्यंजन है के साथ न आए तो, न आए तो वह न आए तो वह अण से बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अगर र, दोनों र और श के साथ न आए
तो वह अण में बदल जाता है। तो इसका अगर हम देखें तो एक तरीके से हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे शोष धन न, तो इसका बन जाएगा शोषण। अब यहाँ पे देखो श है और इधर ना है, तो श के साथ अगर ना आ जाए तो वो अणा में चेंज हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब अगर यहाँ पे र होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा, जैसे विश्व धन नु अर्थात विष्णु। इस तरीके से ये ना संबंधी नियम हो गए। फिर है हमारा अगला नियम व्यंजन संधि का। अगला नियम है हमारा म संबंधी नियम। म संबंधी नियम में क्या होता है बच्चों कि म संबंधी नियम में अगर म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, यानी जिस वर्ग का, जैसे क का वर्ग है या च का वर्ग है, तो जिस वर्ग का भी व्यंजन आएगा वह उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में, यानी नासिक के व्यंजन जिनको बोलते हैं, तो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी म के बाद है ना, म के बाद वर्ग का मतलब जिस वर्ग का व्यंजन आएगा, म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आएगा वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, समधन कलन, तो इसका बन जाएगा हमारा संकलन। फिर है अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखें तो समधन पूर्ण इक्वल टू संपूर्ण। इसके बाद ससंबंधी नियम। ससंबंधी नियम में स का श हो जाता है। बस यही है हमारे व्यंजन संधि का नियम कि स का श हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली संधि का तरफ, जिसका नाम है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या होता है बच्चों? विसर्ग संधि ये हमारी संधि का तीसरा भेद है, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के बाद आने वाले स्वर या व्यंजन में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि कहलाता है। इसमें भी कुछ नियम है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक ही नियम है इसमें। विसर्ग में श, श और स इन तीनों का परिवर्तन, अगर च और छ होगा तो वो श में परिवर्तित होगा, अगर ट और ठ होगा तो वो श षटकोण में परिवर्तित होगा, अगर त और थ होगा तो वो स में परिवर्तित हो जाएगा। यानी विसर्ग के बाद
श स का परिवर्तन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं निश्चय, तो नी धन चय अर्थात निश्चय। तो ये विसर्ग जो है सामने च है, इसलिए किसमें परिवर्तित हो जाता है, श में। तो यहाँ पर श में आ गया। तो आप हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, ये विसर्ग संधि की पहचान है कि जिस शब्द में कोई भी इन तीनों श में से कोई भी अगर आपको अधूरा मिलता है, श, श या स, तो वहां पर हमेशा विसर्ग संधि होगी। ये इसकी पहचान है। अब इसका जो दूसरा नियम है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो श, श और स जिन शब्दों में होंगे वहां पर हमेशा विसर्ग संधि होगी। इसका जो दूसरा है परिवर्तन, वो है कि अगर विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता यदि विसर्ग के बाद क हो, क ख या प फ हो, तो जैसे अंतः धन करण, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो शब्द है ये एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि विसर्ग के बाद हमने नियम देखा है कि क ख हो या प फ हो तो जो है वो एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर हम अगला नियम देखते हैं कि अगर विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटे ऊ का स्वर हो, छोटे ई का स्वर हो या छोटे ऊ का स्वर हो, तो विसर्ग की जगह आधा श आता है, आधा श षटकोण आता है। अब जैसे इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, मी धन कपट। तो इसमें नी धन कपट अर्थात इसका हो जाएगा निष्कपट। अब देखो विसर्ग से पहले इसमें छोटी ई की मात्रा आ रही है ना, तो छोटी ई की मात्रा अगर आती है विसर्ग से पहले, तो आगे वाला जो वो है हमारा विसर्ग जो है वो आधा श में चेंज हो जाता है। तो इसके बाद इसका एक और नियम देखते हैं। यदि विसर्ग से अगला जो नियम है वो है यदि विसर्ग से पहले और बाद में, यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, तीसरा चौथा पांचवा यानी जैसे क की माला है उसमें क और ख को छोड़ दो तो ग घ ण, ऐसे तीसरा चौथा और पांचवा अगर वर्ण आ जाता है तो विसर्ग ओ बन जाता है। जैसे मनोधन योग, तो इसका मनः धन योग। तो अब मां जो शब्द है वो अपनी वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण में से ही है, तो इसलिए ये विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए ये बन गया मनोयोग। ऐसे ही होती है अध धन गति, तो आ गया और ध जो है वो भी अपनी
वर्ग का तीसरा वर्ण है तो ये भी ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो बन जाएगा अधोगति। इस तरीके से ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अब है हमारी विसर्ग संधि का एक लास्ट नियम है हमारा विसर्ग का। यदि विसर्ग यानी जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो यदि विसर्ग से पहले र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी लुप्त हो जाता है। विसर्ग से आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे लोप हो जाता है और ह्रस्व स्वर दीर्घ बन जाता है, जैसे नी विसर्ग से बाद नी धन रज इजिकल टू, अब देखो विसर्ग के बाद यहाँ र है तो ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा, और जो ये इसके पहले जो ये लगा हुआ है ह्रस्व मात्रा, यानी ह्रस्व माने छोटी मात्रा, वो दीर्घ में बदल जाएगी और बाकी एज इट इज रहेगा नीरज। ऐसे ही अगर हम कहें नी धन रस, तो इसमें भी विसर्ग के बाद रा है और इधर छोटी की मात्रा है, तो जब हम इसको संधि बनाएंगे शब्द तो ये बन जाएगा नीरस, यानी ह्रस्व मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा जो है वो यहाँ पर बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी और जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने जाना व्यंजन संधि के नियमों को और विसर्ग संधि के नियमों को। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और हल करेंगे इसकी अभ्यास माला। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।